नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। अफवाह तंत्र से संबंधित जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हर फैक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। पूरा सिंधु नदी अफवाह तंत्र को आज हम खत्म करने वाले हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन सिंधु नदी अफवाह तंत्र से पूछे गए हैं वो सब कुछ आज हम खत्म करेंगे। तो प्लीज़ आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। अगर आप आज का क्लास देखते हैं तो सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में आपको अलग से कोई भी बुक या कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से आज का वीडियो देख लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप CGPSC प्री की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, वैपम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाइए और फ्री का एप्लीकेशन है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस पे आपको CGPSC प्री का कंप्लीट में पैकेज मिल जाएगा, वैपम का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, मंडी निरीक्षक ACF जैसे एग्ज़ाम के लिए पैकेज मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहो, जैसे इंडियन ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल एक सब्जेक्ट अलग से लेना चाहो तो भी ले सकते हो। मैथ्स के लिए एक अलग सब्जेक्ट लेना चाहो, छत्तीसगढ़ GS अलग से लेना चाहो, इंडिया GS अलग से लेना चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे PDF नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे चैट का भी सपोर्ट है, कोई भी डाउट रहेगा तो आप चैट से पूछ सकते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत कम प्राइस में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो क्लास है वो है भारत का अफवाह तंत्र। तो क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि अफवाह तंत्र पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्दावलियों को जानना ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे तो कम से कम आप क्लियर कर पाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अफवाह क्या होता है। देखिए, कोई एक मुख्य नदी हो गया, इसके बहुत सारी सहायक नदी होती है। सहायक नदी मतलब जो नदी से मिलती है ना। एक मुख्य नदी से छोटी मोटी नदियाँ जब मिलती हैं तो उसको हम सहायक नदी कहते हैं। फिर जो मुख्य नदी होती है वो अलग अलग भागों में बट भी जाती है, जिसको हम वितरिका कहते हैं। जब नदी बहती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, जिससे मैदान का निर्माण होता है। कई जगह डेल्टा का निर्माण करता है, कहीं कहीं पे ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। तो ये जो पूरा हिस्सा है, नदी, सहायक नदी, वितरिका, मैदान, डेल्टा, ज्वार नदमुख, ये पूरा कंप्लीट अपने आप में अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, अफवाह तंत्र क्या होता है? इसका निर्माण मुख्य नदी, सहायक नदी, नदी की सरिता, वितरिका, नदी के विभिन्न भू आकृतिक दृश्यों से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा हो गया, ज्वार नदमुख हो गया, ये सब कुछ अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। सिंपल है, बहुत आसान है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं अफवाह द्रोणी। जिस क्षेत्र से नदी बहती है उसे अफवाह द्रोणी कहा जाता है। जैसे ये नदी बह रही है, अब इस नदी से अगर हम पानी को खाली कर दें तो ये जो पाइप नुमा संरचना बचता है वही होता है नदी द्रोणी। जिससे नदी बहती है, जिस पाथ को नदी फॉलो करता है वो होता है अफवाह द्रोणी। उसके बाद है जल ग्रहण क्षेत्र। जिस क्षेत्र से नदी को पानी मिलता है, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ से बर्फ़ पिघल रहा है और नदी बन रहा है तो नदी को पानी इस बर्फ़ से मिल रहा है ना। तो ये जो एरिया है यही है जल ग्रहण क्षेत्र। जिस क्षेत्र से नदी को पानी मिलता है, जहाँ से नदी पानी बहा कर लेकर आता है वो होता है जल ग्रहण क्षेत्र। आगे मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा। बड़ी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी एवं छोटी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर के नाम से जाना जाता है। एक अगला फैक्ट है जल विभाजक। एक अफवाह द्रोणी को दूसरे द्रोणी से अलग करता है। या सिंपल शब्दों में हम कहें तो एक नदी को, बड़ी नदी को या एक अफवाह तंत्र को दूसरे अफवाह तंत्र से अलग करता है। जल विभाजक क्या होता है? ऊपर उठा एरिया होता है जिसके एक सिरे से, मतलब एक हिस्से में एक नदी अफवाह तंत्र अलग होता है और दूसरी तरफ दूसरी नदी अफवाह तंत्र होता है। तो ये जो बीच का एरिया है दोनों को विभाजित करता है, इसलिए इसको हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इस इमेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अलग अफवाह तंत्र है, इधर एक अलग अफवाह तंत्र है और बीच में जो ऊपर हिस्सा है ये उठा हुआ, इसको हम कहते हैं जल विभाजक। नाम से ही सिंपल है, जल को विभाजित करने वाला। ठीक है, अफवाह तंत्र का आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। नदी आपको दिख रहा होगा, डेल्टा, पूरा ये पूरा एरिया नदी, सहायक नदी, ये होता है अफवाह तंत्र। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र जहाँ से नदी को पानी मिलता है, ये देखिए जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अफवाह प्रतिरूप को भी आपको समझना है।
अपवाह तंत्र भू संरचना एवं ढाल के कारण अलग अलग आकृति या संरचना का निर्माण करता है। देखिए ढाल कहीं पे ज़मीन ऊपर उठा हुआ है, कहीं पे कुछ जिग जैग तरीके से है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है, तो इसके कारण नदियों का जो संरचना है वो अलग अलग हो जाता है। कहीं पे वृक्षाकार हो जाता है, कहीं पे कुछ इस तरीके से अरी हो जाता है, कहीं पे समांतर होता है, ठीक है। तो इसको ही हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जो नदी अलग अलग संरचना का निर्माण करता है उसको अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप के बहुत सारे प्रकार हैं, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपवाह प्रतिरूप को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर तो जैसे मैंने आपको बताया कि आयताकार हो गया, अरी हो गया, वृक्षाकार हो गया, सिंपल सी बात है, जैसे दिखता है उसके आधार पर बांट दिया जाता है। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो दो है, पूर्ववर्ती नदियाँ और अनुवर्ती नदियाँ, इसको आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। और ये भी आसान है, अगर आप नाम में फोकस करेंगे, जैसे पूर्ववर्ती है तो पूर्ववर्ती को मैं आपको पहले समझा देता हूँ, नाम में आप ध्यान देंगे आप समझ जाएंगे। पूर्ववर्ती नदियाँ ऐसी नदियाँ जो पर्वत के निर्माण से पहले बहती हों, ठीक है। ऐसी नदियाँ जो पर्वत या जल विभाजक के उत्पत्ति के पूर्व से थी। उत्पत्ति के पूर्व इसलिए ये है पूर्ववर्ती। जैसे सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी, यहाँ पे सिंधु नदी बहता है हिमालय को काटते हुए, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। तो एक्चुअल में क्या है, जब हिमालय नहीं बना था तब से सिंधु नदी बह रहा है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है जहाँ पे हिमालय बना, हिमालय जब बनते गए तो यहाँ पर पहाड़ बनते गए, तो सिंधु नदी जब बहता था तो बीच का जो भी चट्टान, जो भी पहाड़ था उसको काटते हुए बहता था। तो पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती है, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती, अपने मार्ग में जो भी चीज़ आता है उसको काट देता है, ठीक है। ढाल को काट कर गार्ज तथा खड्ड का निर्माण कर अपने मार्ग बनाती हो, ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। पूर्ववर्ती नदियाँ मतलब पूर्व से ही है वो, है ना, अपने जल विभाजक या मार्ग में जो पर्वत आता है उसको काटते हुए आगे बढ़ता है, खड्ड बनाते हुए आगे बढ़ता है, उसको हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। उसके बाद अनुवर्ती नदियाँ, अनुवर्ती से अनुसरण याद रख लेना, ठीक है, ढाल के अनुरूप बहने वाली या ढाल का अनुसरण करने वाली। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे ये ढाल है तो ये इसी तरह बहेगी, ढाल का अनुसरण करेगी, ये होती है अनुवर्ती नदियाँ, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और पूर्ववर्ती में एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी। देखिए सिंधु नदी कुछ इस तरीके से बहती है, ब्रह्मपुत्र कुछ इस तरीके से और सतलज कुछ इस तरीके से। और तीनों नदियाँ जो है वो हिमालय पर्वत को काटते हुए अपने अनुसार बहती है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या है, वो जैसे बह रही है वैसे ही बहेगा, ढाल से उसको कोई मतलब नहीं, बीच में कोई चट्टान आ गया, कुछ भी आ गया तो उसको काटते हुए बहेगा, गार्ज बनाते हुए बहेगा, वो होता है पूर्ववर्ती नदियाँ। बहुत सिंपल है, इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार है परवर्ती नदियाँ, मुख्य अनुवर्ती नदियों से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। जो अनुवर्ती नदियाँ हो गई उसको कुछ इस तरीके से समकोण पर मिलते हैं, इसको हम परवर्ती नदियाँ कहते हैं। आगे मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा जहाँ से आप उसको और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अन्य वर्गीकरण भी देख लेते हैं, सबका डेफिनेशन हम पढ़ लिए। एक और वर्गीकरण कर दिया जाता है क्रमवर्ती नदियाँ और अक्रमवर्ती नदियों के हिसाब से। क्रमवर्ती मतलब सीक्वेंस हो गया, जो ढालों के अनुरूप बहता है। क्रम मतलब जो ढालों के अनुरूप बहता हो, और अक्रमवर्ती मतलब जो ढालों का अनुसरण नहीं करता या ढालों का अनुरूप नहीं बहता। तो अनुवर्ती नदियाँ ढाल के अनुरूप बहने वाली, तो ये क्रमवर्ती की नदी के अंतर्गत रख दिया जाता है इसको। और परवर्ती नदियाँ ये जो है इसको भी क्रमवर्ती नदी के अंतर्गत रखा जाता है। और पूर्ववर्ती को अक्रमवर्ती नदी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, जो ढाल का अनुसरण नहीं करता। एक और है पूर्वारोपित नदियाँ, ये स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती, ये भी, जैसे सोन और चंबल, ये भी ढाल का अनुसरण ना करके अपने तरीके से बहती है, इसको हम कहते हैं पूर्वारोपित नदियाँ। तो दो अलग अलग वर्गीकरण भी है क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती के हिसाब से। ये वर्गीकरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे संरचना और उत्पत्ति के आधार पर आपको याद रखना है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ से जो भी अभी तक पढ़ाया हो उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, रीज़न भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये ढाल है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, ढाल कुछ इस तरीके से है।
पूर्ववर्ती नदी का कॉन्सेप्ट आप समझिए। हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, सपोज ये सतलज नदी है, तो ये इसको काटते हो, ढाल तो वास्तव में ऐसे है लेकिन बह ये ऐसे रहा है, ढाल से इसको मतलब नहीं है, गार्ज या गड्ढा बनाते हुए बह रहा है, ये होता है पूर्ववर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती से याद रखेंगे जो पर्वत से पूर्व बह रहा हो, ढाल को काटते हुए चलता है, ये है पूर्ववर्ती नदियाँ। अनुवर्ती नदियाँ ढाल इस तरह से हैं, तो ये अनुवर्ती नदियाँ ढाल को ही फॉलो कर रहा है, ये होता है अनुवर्ती नदियाँ। अनु मतलब अनुसरण करने वाला, ढाल को अनुसरित करने वाला। परवर्ती नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अनुवर्ती नदियों से मिल जाता है समकोण पर 90 डिग्री, है ना, समकोण पे मिल जाता है अनुवर्ती पे, ये होता है परवर्ती नदियाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुवर्ती नदियाँ ढाल की दिशा में बहने वाली, पूर्ववर्ती नदियाँ ढाल का अनुसरण नहीं करती, और परवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदियों से समकोण पर मिलने वाली। बार बार मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आता है संरचना के आधार पर प्रतिरूप। ये तो बहुत सिंपल है, एक बार बस डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ। जैसे समांतर अपवाह प्रतिरूप, इसमें नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे के समांतर ये बह रही है, इसको हम कहते हैं समांतर अपवाह प्रतिरूप। उदाहरण गंगा नदी अपवाह तंत्र को समांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। पश्चिम घाट में बहकर अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ इसके उदाहरण हैं। दूसरा है आयताकार अपवाह प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप जिसमें नदियाँ समानांतर तो है लेकिन वो बीच में एक दूसरे से संपर्क में आ जाती हैं, जैसे ये समांतर है लेकिन बीच में कहीं टूट कर एक दूसरे से संपर्क में आ जाती हैं और ये थोड़ा सा आयताकार जैसे संरचना का निर्माण करता है, तो ये कहलाता है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। फिर तीसरा है अरि अपवाह प्रतिरूप। देखिए बाकी सब तो एकदम जैसे समांतर है, आयताकार है, नाम से गेस कर लोगे, लेकिन अरि आपको याद रखना है, नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि अरि क्या होता है ना। जब बहुत सारी नदियों का उद्गम एक जगह से हो, जैसे ये एक पहाड़ है, इससे एक नदी कुछ इस तरीके से निकल के, एक नदी इस तरीके से, एक इस तरह से, एक इस तरीके से, है ना, तो ये जो संरचना बनता है इसको हम अरि कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं हम अरि संरचना। जब बहुत सारी नदियों का उद्गम एक स्थान से होता है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा भी निकलता है, अमरकंटक से सोन भी निकलता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अरि अपवाह तंत्र का मतलब या अरि अपवाह प्रतिरूप का मतलब एक उद्गम स्थल से बहुत सारी नदी निकलती है और अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। फिर अगला है वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। जब एक बहुत बड़ी नदी की बहुत सारी वितरिकाएँ बन जाए या मुख्य नदियों के सहायक नदियों वृक्ष के शाखाओं की तरह मिले, जैसे कि एक मुख्य नदी है और बहुत सारी यहाँ इसकी वितरिकाएँ बन जाएं, अलग अलग जगह ऐसे टूट जाता है, तो ये वृक्षनुमा संरचना बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। इसका उदाहरण है गंगा, यमुना या अमेजन नदी। अमेजन नदी बहुत जगह, एक तो बहुत लंबी नदी है तो बहुत जगह से टूटा हुआ भी है, तो ये सब इसका उदाहरण है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रतिरूप है, इसका नाम है अंतस्थली या अंतःस्थली अपवाह प्रतिरूप। जब कोई नदी न किसी नदी से मिले न किसी समुद्र से मिले, वो स्थल में ही समाप्त हो जाए, स्थल में ही विलुप्त हो जाए। अब आपको याद रखना है लूनी नदी का नाम, बहुत इम्पोर्टेंट है। लूनी नदी के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आपको ये याद रखना है, अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप का ये उदाहरण है। लूनी नदी ऐसा है, न ये समुद्र में मिलता है न ही किसी नदी में मिलता है, ये स्थल में ही ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपवाह तंत्र का एक और अलग वर्गीकरण। अपवाह तंत्र को भारत में किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अपवाह तंत्र भारत में दो तरीके से बांटा गया है भौगोलिक आधार पर, ठीक है। एक है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीप नदियों का अपवाह तंत्र। यहाँ जो हिमालय से होती हुई नदियाँ बहती हैं इस वाले एरिया में, इसको हम हिमालय नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, और यहाँ प्रायद्वीप पठार के बीच बहने वाली नदियों को हम प्रायद्वीपी नदियाँ अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों का नाम याद रखना, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप नदियों का अपवाह तंत्र, ठीक है। अब इसमें भी वर्गीकरण हम कर देते हैं। हिमालय की जो नदियाँ हैं उसको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीप नदियों में जैसे कि आप देखेंगे
बहुत सारी नदियाँ इधर मिलती है और बहुत सारी नदियाँ जो है विसर्जित होती हैं इधर बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियाँ इधर अरब सागर में विसर्जित होती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसको दो भागों में बांटा जाता है, प्रायद्वीप नदियों को, और हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा जाता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, भारत की जो प्रमुख नदियां हैं एक बार इमेज में दिखा देता हूं। वैसे तो हम कंप्लीट इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस वाले एरिया के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र हम देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी होती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं। इसमें जल का प्रवाह वर्षा के साथ साथ बर्फ़ के पिघलने से होता है, इसलिए ये 12 मासी है। क्योंकि गर्मी होता है तो बर्फ़ पिघलता है तो जल हो गया, बरसात और ठंड में तो बरसात आ गया, तो वहाँ पे जल तो रहेगा ही। हिमालय की नदियाँ गार्ज महाखड्ड या वी आकार की घाटी बनाते हुए बहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सतलज हो गया, सिंधु हो गया या फिर ब्रह्मपुत्र हो गया। ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही है, पूर्ववर्ती नदियाँ ही है, इसलिए ये गार्ज या खड्ड बनाती हैं। इसको मतलब नहीं ढाल से, ये अपने हिसाब से ही बहेगा। बीच में कोई भी चट्टान आएगा तो उसको काटेगा, महाखड्ड बनाएगा, गार्ज बनाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बहुत स्पेशल है और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हिमालय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। हिमालय से बहने वाली जो 3 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। वैसे हिमालय से तो इसके अलावा भी अन्य नदियां बहती हैं, लेकिन ये जो 3 नदियां हैं ये तीनों के तीनों हिमालय के बनने से पहले यहाँ पर बह रही है, अर्थात ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ये सिर्फ 3 नदी का नाम याद रखना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम स्थल एक ही है, मानसरोवर के आसपास, तिब्बत मानसरोवर। आगे डिटेल में मैं आपको और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से एग्जैक्ट उद्गम स्थल है, लेकिन जो एक मोटा माटी मान लो सभी के सभी ये तीनों नदी जो है वो मानसरोवर झील तिब्बत से ही निकलता है। ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत की मानसरोवर से निकलकर टेथिस सागर में बहती थी। हिमालय के निर्माण से पहले इस स्थान पर टेथिस सागर था, टेथिस सागर के आसपास ये बहता था जब हिमालय नहीं बना था। उसके बाद जब हिमालय बनने लगा तो भी ये नदी अपना स्थान नहीं बदली, बल्कि हिमालय को काटते हुए अपने अनुसार ही ये बहती रही, जिस कारण इन नदियों ने हिमालय में गहरी एवं सकरी घाटी का निर्माण किया। देखिए ये नदी बह रहा है, हिमालय का निर्माण होते जा रहा है, तो हिमालय का जब निर्माण होता है इसको बीच में काटते ही जा रहा है। हिमालय यहाँ से भी उड़ गया, यहाँ से भी उड़ गया और बीच में गड्ढा बन गया। इसको हम कहते हैं सकरी घाटी या महाखड्ड या वी आकार की घाटी। इन सकरी घाटी को गार्ज, कैनियन या वी आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो 3 नदी से आपको 3 गार्ज के नाम भी याद रखना है जो कि महत्वपूर्ण है। पहला है सिंधु गार्ज, सिंधु नदी से बनता है, यहाँ से सिंधु नदी ऐसे बह रहा है, हिमालय को काटते हुए बन गया सिंधु गार्ज। सिंधु नदी पर जम्मू कश्मीर गिलगित के समीप ये स्थित है। सिंधु गार्ज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर गिलगित के पास। उसके बाद है सिपकिला गार्ज, सतलज नदी कुछ इस तरीके से बहती है। अब ये आपको याद रखना है, यहीं पे सिपकिला दर्रा भी है। तो पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है, तो सिपकिला दर्रा, और सिपकिला दर्रा से ही याद रखना सिपकिला गार्ज। ठीक है, सतलज जब हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला गार्ज बनाता है, मतलब हिमालय को जो ये काटा है इस गार्ज का नाम है सिपकिला गार्ज। ठीक है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, यहीं पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। उसके बाद है दिहांग गार्ज। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से बहती है, यहाँ पे यांगयाब दर्रा है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में घुसता है तो कौन से दर्रे से घुसता है ये पूछा जाता है, यांगयाब दर्रा से घुसता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम पढ़ेंगे तो आगे मैं और डिटेल से बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
तो ये जो 3 गार्ज है, सिंधु गार्ज, सिपकिला गार्ज, दिहांग गार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु गार्ज तो नाम से स्पष्ट है, सिंधु नदी, तो नदी के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर है, तो जम्मू कश्मीर आप याद रख लेना। लेकिन सिपकिला में दोनों फैक्ट याद रख लेना, सतलज नदी और हिमाचल प्रदेश। दिहांग में भी दोनों फैक्ट याद रख लेना, ब्रह्मपुत्र नदी और अरुणाचल प्रदेश। हिमालय से बहने वाली ये तीनों नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझिए, जब कोई एक नदी एक से अधिक देश की सीमाएं शेयर करती है, या फिर सिंपल शब्दों में समझाओ कि एक से अधिक देशों से होकर जब कोई नदी बहती है तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी। और अंतर्राष्ट्रीय नदी में कहीं ना कहीं कुछ समझौता होता है कि हम इतना परसेंट जल उपयोग करेंगे, आप इतना परसेंट जल का उपयोग करोगे, है ना। तो एक डील रहता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी का मतलब ही होता है कि अलग अलग देश में ये होकर जाता है। तो ये जो तीनों नदी हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी देखिए यहाँ चीन से होते हुए भारत में आता है, फिर पाकिस्तान, तो चीन, भारत, पाकिस्तान, ये 3 देश में बहता है। सतलज नदी चीन, भारत, पाकिस्तान, ये भी सेम है। और ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ पे चीन से होते हुए भारत, उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे बस अलग है बांग्लादेश, ये दोनों तो पाकिस्तान में चले जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में आप याद रखेंगे बांग्लादेश। तो ये तीनों जो है ये 3 देश से होकर बहता है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अब हम शुरू करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों को रखा जाता है। सिंधु की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र एक ही नदी था। देखिए सिंधु नदी कुछ इस तरीके से बहता है और ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से बहता है। लेकिन जब हिमालय नहीं बना था तो ये दोनों एक ही नदी था। हिमालय की उत्पत्ति से पहले सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी था, जिसका नाम शिवालिक या हिंदू ब्रह्म नदी था। सिंधु नदी तंत्र में जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी ही है। तो जब हिमालय बना तो हिमालय बनने के बाद एक तो ये ऐसा है कि ये अपने हिसाब से बहा बीच में खड्डा या गार्ज बनाते हुए, और ये 2 भागों में बट गया। जब इधर गया वो सिंधु नदी हो गया और जो इधर आया वो ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये फैक्ट आप याद रख लेना। सिंधु तंत्र में जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। यहाँ पर है, ये तिब्बत हो गया, ठीक है, मानसरोवर झील। अब यहाँ से आप देखेंगे सिंधु नदी कुछ इस तरीके से बह रहा है और बहते बहते ये यहाँ पे कराची के पास अरब सागर में गिरता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, उद्गम होता है तिब्बत कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील। पर्वत का नाम है कैलाश, स्थल का नाम है तिब्बत। अब तिब्बत चीन में आ जाता है तो आप चीन भी याद रख सकते हैं। और कौन से झील? मानसरोवर झील। इसके अलावा अगर मानसरोवर झील ऑप्शन में ना हो, एकदम एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। मानसरोवर झील में आप याद रखेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है सिंधु नदी। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी है। अब ये 5 प्रमुख सहायक नदी को पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद आप याद रखेंगे, 5 प्रमुख सहायक नदी सिंधु नदी का, और इसी क्रम से याद रखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, पहला है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ट्रिक याद कर लेना, JCR-VS, वर्सेस वाला VS आपको याद रहेगा, तो उससे आप थोड़ा तो माइंड में रहेगा कि VS लास्ट में है। और JC एक JCB एक मशीन रहता है, उससे JC याद रख लेना। और R, B के जगह ये जो B है उसको आप R कर देना, ठीक है। तो JCB को हमने कर दिया R, और वर्सेस वाला VS याद रख लेना। इसी क्रम में इसलिए याद रख लेना क्योंकि ये क्रम ऊपर से नीचे आप बताइए, पंचनद का क्रम ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखिए ये सिंधु नदी है, सिंधु के जस्ट नीचे झेलम है, उसके बाद आपका चेनाब यहाँ पर है, उसके बाद आपका यहाँ पर रावी नदी आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका व्यास नदी आ गया, उसके बाद आपका सतलज नदी यहाँ पे आ गया। तो ये क्रम जो है JCR-VS ये आप याद रखिएगा, ठीक है। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर से निकलने वाली एकमात्र नदी है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर से निकलने वाली एकमात्र नदी है झेलम। चिनाब हिमाचल प्रदेश से, रावी हिमाचल प्रदेश में, और व्यास, ये तीनों चिनाब, रावी, व्यास, यहाँ पे आप देखेंगे
चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलता है। और सतलज इसका उद्गम भी मानसरोवर से होता है। तो बहुत सिंपल है, सिंधु का तो मानसरोवर से होता है, सतलज का मानसरोवर से होता है, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब पंचनद में इकलौता झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर से होता है, ये भी आप याद कर लेंगे। उसके बाद बचा जो 3 है वो हिमाचल प्रदेश आप याद रख लेना, तो एकदम कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां मानसरोवर से निकलती है, एक तो सिंधु हो गया और दूसरा सतलज हो गया। एक और निकलता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र तो अलग अफवाह तंत्र हो गया। सिंधु नदी अफवाह तंत्र के 2, सिंधु के अलावा सतलज नदी। ये 5 सहायक नदियाँ पंचनद के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नदियां हैं, सिंधु नदी के जो भी सहायक नदियां हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद मिथनकोट, कहीं कहीं पे मिठानकोट भी लिखा होता है, पाकिस्तान में है। ये 5 नदियां यहीं पर मिलता है। यहाँ पे देखिए मिथनकोट पर सिंधु नदी से 5 सहायक नदियां मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पाकिस्तान में कहाँ पर एक साथ मिलते हैं पूछा जाता है, तो मिठानकोट या मिथनकोट, ये ऑप्शन देख लीजिएगा, पाकिस्तान में है, यहीं पर मिलता है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। देखिए अगर ऑप्शन में चेमा युंगडुंग ना हो तो मानसरोवर झील याद रख लेना, मानसरोवर झील ऑप्शन में ना हो तो ग्लेशियर ऐसे पूछा जाए तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का नाम भी आपको याद रखना है। एक बार उद्गम को रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे यहाँ पर उद्गम स्थल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे देश राज्य का नाम लिखा हुआ है। सिंधु मैंने आपको बताया था, मानसरोवर झील, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, सतलज मानसरोवर झील, राक्षस ताल, यहाँ पे तिब्बत चीन आपको याद रखना है। सतलज में भी मानसरोवर झील, तिब्बत चीन, ये आपको याद रखना है। अब वो देखिए मानसरोवर झील मैंने सिंधु का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, उसी तरह सतलज का आपको याद रखना है राक्षस ताल। एक एक नदी का जब आगे डिटेल पढ़ाऊंगा तो एकदम एग्जैक्ट मैप आगे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जल्दी से हम कंपेयर कर लेते हैं। झेलम पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से ये निकलता है, जम्मू कश्मीर से निकलने वाला ये नदी है। उसके बाद ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलता है। चिनाब बारालाचाला दर्रे से निकलता है, दर्रा मतलब पास होता है, जहाँ से पहाड़ों के बीच का गैप होता है, जहाँ से आने जाने का रास्ता होता है, उसको पास से दर्रा कहा जाता है। ठीक है। रावी बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलता है, उसी तरह रोहतांग दर्रे से व्यास और रावी दोनों रोहतांग दर्रे से निकलता है। रोहतांग दर्रे के पास एक व्यास कुंड है जहाँ से व्यास नदी निकलता है। अब एक एक नदी के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। पहला नदी है सिंधु नदी। उद्गम स्थल यहाँ पर आप देखते हैं, कई बार बता दिया तो ये आपको रिवीजन ही हो गया होगा। मानसरोवर झील। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। टोटल जो ये लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। भारत में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की लंबाई जो है वो 1114 किलोमीटर। कहीं कहीं बुक में आपको 1164 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पीओके एरिया है इसमें भी एक्चुअली भारत का ही एरिया है। पीओके पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, तो टोटल जो है अभी भारत में काउंट नहीं करते तो हम 1114 लेंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 1164 भी आप ध्यान में रखिएगा। पीओके को जोड़ के 1164 किलोमीटर लिया जाता है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। जैसे बाकी हिमाचल प्रदेश में जाता है वैसे ही हिमाचल प्रदेश में नहीं जाता। सिंधु नदी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होता है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। ये ऐसा फैक्ट पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के तट पर लेह स्थित है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत संपूर्ण जल का 20% ही उपयोग कर सकता है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर भारत है, तो सिंधु नदी जल समझौता ये कब हुआ था पूछा जा सकता है 1960 में। इस समझौते के तहत भारत जो है सिंधु नदी जल का 20% उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में, इसका कहने का मतलब सिंधु नदी का जो विसर्जन होता है यहाँ पर कराची में अरब सागर में ये जाकर गिरता है।
सिंधु जल समझौता के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम व चिनाब का 20% जल भारत उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज एवं रावी का 80% जल भारत उपयोग कर सकता है। ये है सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी का आपको याद रखेंगे 20%, ये थोड़ा सा फैक्ट इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में गिरता है, ये मैंने आपको बता दिया। सिंधु नदी गिलगिट के समीप बहुत गहरे गार्ज का निर्माण करता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। यहाँ पे सिंधु गार्ज याद रखना, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु नदी ऐसे होकर जाता है और इसमें आपको ये याद रखना है कि गिलगिट के समीप है, उसके पास है, नाम है सिंधु गार्ज। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होता है। यह फैक्ट भी आप याद रखना। जब मैंने हिमालय रेंज के बारे में आपको बताया तो इसकी अलग अलग रेंज है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पे आप देखेंगे जास्कर रेंज है, ये हो गया आपका जास्कर रेंज, ठीक है। ये हो गया ये हो गया लद्दाख रेंज और ये हो गया आपका जास्कर रेंज। अब इन दोनों रेंज के बीच में सिंधु नदी कुछ इस तरीके से बह रहा है, तो ये आप याद रखना। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी बहता है। लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पे देखेंगे लेह सिंधु नदी से लगा हुआ है। सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर लेह स्थित है। फिर अगला है झेलम नदी। इसका उद्गम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी से आप याद रख लेंगे शेषनाग झील, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये छोटा सा शेषनाग झील मैंने बना दिया है और ये है आपका झेलम नदी। ये जो है आपका ये है झेलम नदी, ठीक है। यह श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाता है। ये श्रीनगर है, श्रीनगर से होते हुए अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आप याद रखेंगे झेलम नदी। लेह किस नदी के तट पर बसा है, तो आप याद रखेंगे सिंधु नदी। यह श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे वुलर झील यहाँ पे एक बना दिया है, यहाँ पे एक वुलर झील ऐसे बना लेना आप, है ना। तो यह श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। पाकिस्तान में होते हुए चिनाब नदी से मिलता है। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे होते हुए ये देखिए चिनाब नदी से यहाँ पर मिल जाता है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह कश्मीर घाटी से होकर बहता है, ये कश्मीर घाटी से होकर बहता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह गहरी घाटी बासमंगल का निर्माण करती है। यहाँ पर पाकिस्तान से बहने से पूर्व बासमंगल नामक गहरी घाटी का निर्माण करता है। झेलम नदी पर तुलवुल परियोजना है। यहाँ पर देखेंगे तुलवुल परियोजना है झेलम नदी पर। तो कुछ परियोजनाएं जो हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान में झेलम नदी पर चिनाब से मिलने से पहले मंडला डैम बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये है मंडला डैम। पाकिस्तान में झेलम नदी पर ये बनाया गया है चिनाब से मिलने से पहले। यहाँ पर किशन गंगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये किशन गंगा प्रोजेक्ट चर्चा में रहता है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे विवाद होता है पानी के उपयोग को लेके, है ना। तो ये आप याद रखें किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम नदी पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये है आपका झेलम नदी। पाकिस्तान में झेलम को नीलम के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में नदियों का नाम जो है वो बदल दिया जाता है या अपने देश के हिसाब से अलग अलग नदी का नाम रखा जाता है। तो पाकिस्तान में झेलम को नीलम के नाम से जाना जाता है। फिर अगला नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप होता है। ये है आपका चिनाब नदी, ये जो आप दिख रहा है ये आपका चिनाब नदी हो गया। अब ये उद्गम स्थल का नाम रखेंगे बारालाचाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है बारालाचाला। और ये कहाँ पर है? बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में होता है। सिंधु की पंचनद सहायक नदियों में यह सबसे बड़ी नदी है।
अर्थात सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछा जा सकता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए। याद रखेंगे चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत में, इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा नामक दो नदियों से, इसकी दो शाखाएं हैं चंद्र और भागा, जहाँ से ये बनता है चेनाब नदी, इसलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अलग नाम पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, नदियों के नाम पूछ दिया जाता है। तो हिमाचल में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, किसको, चेनाब को। चेनाब नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हैं। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बल्गिहार, सलाल, दुलहस्ती। बल्गिहार, सलाल, दुलहस्ती, ये तीन परियोजना आप याद रख लेना जो कि चेनाब नदी पर है, ठीक है। फिर अगला है रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे से होता है। रावी और ब्यास का जो उद्गम स्थल है एक ही है, रोहतांग दर्रा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपका रावी नदी और ये है ब्यास नदी, दोनों का जो उद्गम स्थल है एक ही है। ब्यास का व्यास कुंड के पास निकलता है। यह पंचनद में सबसे छोटी नदी है। जैसे पंचनद में सबसे बड़ी चेनाब था, उसी तरह पंचनद में सबसे छोटी रावी नदी है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब से मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सराय सिंधु ये हो गया पाकिस्तान में, और यहाँ पे चेनाब से मिल जाता है। रावी नदी पर निर्मित परियोजना का नाम है चमेरा और थीन। तो ये परियोजना का नाम है, आप याद रख लेना, रावी नदी पर चमेरा और थीन। फिर अगला है व्यास नदी। इसको व्यास या कहीं कहीं पे ब्यास भी लिख दिया जाता है। यह हिमाचल में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। यहाँ पर है ब्यास कुंड। यह सिंधु तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। ये भारत, संपूर्ण भारत की नदी है, यह पाकिस्तान में नहीं जाता है, ठीक है। एक ऐसा नदी है सिंधु तंत्र का एकमात्र जो पाकिस्तान नहीं जाता, याद रखेंगे, व्यास नदी। यह पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ये पंजाब का स्थान है, इसका नाम है हरिके। यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है पंजाब में, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहीं से देखिए सतलज नदी पर मिलती है, तो ये जो हरिके बैराज है वो सतलज नदी और ये कौन सी नदी है, ब्यास नदी, दोनों के मिलन स्थल पर बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में सतलज नदी आया है, हरिके बैराज कहाँ स्थित है, तो आप सतलज नदी भी ऑप्शन में ले सकते हैं क्योंकि दोनों के मिलन स्थल में ये बना है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, इसका निर्माण हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। यह सतलज नदी की सहायक नदी है, सतलज की सहायक नदी है ब्यास, ठीक है। फिर अगला है सतलज नदी या सतलुज नदी, दो नाम से इसको जाना जाता है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलता है। यहाँ पे मानसरोवर झील, राक्षस ताल आपको याद रखना है। मानसरोवर से तीन नदी का नाम मैंने आपको बताया था, सिंधु, सतलज और आपका हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। यह हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है, यहाँ पर आपको याद रखना है। सिपकिला दर्रा, सतलज नदी सिपकिला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करता है, ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काट कर सिपकिला गार्ज का निर्माण करता है। चाहे सिपकिला गार्ज हो या चाहे सिपकिला दर्रा हो, आप याद रखेंगे सतलज नदी का नाम और याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का नाम। सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला गार्ज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ये दो फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। जैसे हरिके बैराज मैंने आपको बताया था, तो भाखड़ा नांगल बांध याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में ये, और ये सतलज नदी पर बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल बांध। हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण भी सतलज नदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत में। हरिके बैराज आप याद रखेंगे, ब्यास और सतलज के संगम स्थल पर इसको बनाया गया है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं है, ये है ना, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी ऐसा है जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं होती है, ये अपना सतलज नदी हो गया। भारत में दो राज्यों में प्रवाहित होती है
आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया। ठीक है, यह सभी सहायक नदियों के साथ पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। जितने भी सहायक नदियां हैं ये एक दूसरे से मिलती हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो मिठानकोट एरिया है यहाँ पे ये सब सिंधु नदी से मिलती हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो पंचनद हैं, पंचनद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पंचनद के अलावा सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की कुछ अन्य सहायक नदियाँ जो दाईं तरफ से मिलती हैं, इसका नाम है श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। श्योक जम्मू कश्मीर में बहती है। सिंधु नदी की कुछ अन्य सहायक नदियाँ जो बाएं तरफ से मिलती हैं, ये है जास्कर, श्याम, शिगार और गिलगित। तो पंचनद बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर पंचनद ही पूछा जाता है। इसके अलावा भी ये कुछ नदियों का नाम आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको डेली क्विक फैक्ट मिलेगा। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक भी चैनल है जहाँ पे आप हमें लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।